नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपकी जो एडवांस लेवल की बैचेस चल रही है उसमें भी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एडवांस लेवल की क्लास नंबर 2 लेने वाले हैं। जानता हूं कि आपको जो मैं समय दे रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फ्राइडे को आपको क्लास मिल जाएगी, लेकिन शनिवार हो गया और आज मतलब देर रात में आपका ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ आपकी। तो इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके लिए चुन चुन के बहुत ही ऐसे प्रश्न मैं ला रहा हूँ आपके लिए कि जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसे प्रश्न आपके लिए जितने भी प्रश्न हैं सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। पैटर्न किस प्रकार का यूजीसी नेट लेवल का पैटर्न पूरा रखा जा रहा है, इसमें DSSB का पैटर्न रखा जा रहा है, BPSC जो एग्ज़ाम होगी उस लेवल का पैटर्न रखा जा रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी एग्ज़ामें हैं सारी NVS इन सब का पैटर्न इसमें रखा जा रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे लाए जा रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में आए। इस कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। बस ये है कि आपके एग्ज़ाम के पहले जैसे कि इस क्लास से आने वाले समय में DSSB के कैंडिडेट भी जुड़ेंगे, हर एग्ज़ाम के कैंडिडेट जुड़ेंगे इस क्लास से। तो हाल फिलहाल देखा जाए तो आप UGC नेट के जो स्टूडेंट जुड़े हैं इस बैच से, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपके 18 जून को अगर पेपर है तो आपका 10 जून के पहले मैं कंप्लीट करा दूँगा, आप विश्वास रखिए। और सारा कुछ इतना बढ़िया ढंग से होगा। आप ये सोचिए कि आपको अगर क्लास थोड़ी सी लेट मिल रही है तो उसका कारण यही है कि आपके लिए प्रश्न काफ़ी अच्छे बनाए जा रहे हैं। अभी आप प्रश्न देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं बिगड़ देरी करें। पहला प्रश्न आपके सामने, कलाकार के जन्म के हिसाब से पहले से आखिरी तक जमाइए। और ऐसे प्रश्न आपके UGC नेट में आते हैं, DSSB में आते हैं और भी जो बड़ी बड़ी एग्ज़ामें हैं सभी में आते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आपका कलाकार के जन्म के हिसाब से पहले से आखिरी तक जमाएं। तो अगर आप इन चारों कलाकारों के जन्म के बारे में जानते हैं कि कब हुआ इनका जन्म, तो ही आप ऐसे प्रश्न कर पाएंगे। सबसे पहले बाबा अलाउद्दीन खां साहब का जन्म हुआ है 1862 में। उसके बाद शिवपुरी बांग्लादेश में हुआ है। पहले इंडिया में था, अब बांग्लादेश हो गया है ये। उस्ताद फैयाज खां जो है इनका जन्म हुआ है आपके 1886 में आगरा में। आमिर खां साहब का जन्म हुआ है आपके 1912 में इंदौर में। और उस्ताद हलीम जफ़र खां साहब का 1927 में जन्म हुआ है आपके मध्य प्रदेश जावरा में। इस बार के पेपर के लिए मैं डैम श्योर हूँ कि हलीम जफ़र जी से प्रश्न आने वाला है, क्योंकि अभी तक काफ़ी टाइम से हलीम जफ़र जी से प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो इनको आप अच्छे से करके जाइए, बिल्कुल इनकी एक भी बात आपको नहीं छोड़नी है। अब इसमें मध्य प्रदेश जावरा में इनका जन्म हुआ है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सीधा सा क्रम है 4 3 2 1, क्योंकि सबसे पहले आपका बाबा अलाउद्दीन खां साहब का, फिर उसके बाद फैयाज खां, आमिर खां और फिर हलीम जफ़र। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, सही जोड़ी जमाइए। जिया फरीउद्दीन डागर, अन्नतलाल सुहासिनी कोरेटकर और शोभा गुर्टू। एक तरफ आपके कलाकार हैं, दूसरी तरफ उनकी विधाएं हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मैं सारा कुछ पैटर्न से आपको बता रहा हूँ जिससे आप उस हिसाब की तैयारी कर सकें, क्योंकि देखिए प्रश्न तो आपको हर कोई कराएगा, लेकिन पैटर्न के हिसाब से पता होना बहुत ज़रूरी है आपको। इसीलिए आपका बैच में ये फ़ायदा है, आप बैच से जुड़े तो आपका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पे आपको पैटर्न पता चलेगा, किस लेवल का पैटर्न आपका पूछा जाता है UGC नेट में। तो आपको हर प्रकार के नॉलेज, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आजकल एग्जामिनर आपकी ढेरों नॉलेज चेक कर रहा है।
अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। जिया फरीउद्दीन डागर आपके ध्रुपद से संबंधित है, अन्नत लाल आपके शहनाई से संबंधित है, सुहासिनी कोरेटकर आपके ख्याल से संबंधित है और शोभा गोटू आपके ठुमरी से संबंधित है। तो आपका कोड बनेगा इसमें 3, 4, 1 और 2, ये आपका कोड बनेगा। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सभी कलाकारों की। जिया फरीउद्दीन डागर जो है इनका जन्म 1932 में हुआ है और पहले इनके पिता से इन्होंने शिक्षा ली और बाद में इनके भाई से। जब इनके पिता का देहांत हो गया तो जिया मोइनुद्दीन डागर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। तो ये आप याद रखिएगा। इनको 1993 में तानसेन सम्मान मिला है, तानसेन सम्मान। अन्नत लाल जी की बात करें तो ये एक शहनाई वादक है और साथ ही साथ बांसुरी भी बजाना इनको आता था। अन्नत लाल के पिता और गुरु कौन है? तो वो है मिठाई लाल। मिठाई लाल इनके पिता और गुरु हैं और अन्य गुरु के रूप में महादेव प्रसाद से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। महादेव प्रसाद। दूसरा प्रश्न आ गया यहाँ पे। तो महादेव प्रसाद से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है अन्य गुरु के रूप में। और इनके शिष्यों में शंकर सरनेम वाले जितने भी हैं वो सब इनके शिष्य हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन आप जितने भी देखेंगे तो शंकर शब्द से आप याद रख सकते हैं। इनका जो सरनेम है वो आपका शंकर है, जितने भी इनके शिष्य हैं। क्योंकि कई बार ऐसा जोड़ियों में पूछ लिया जाता है, एक बार इधर तरफ गुरु दे देंगे और दूसरी तरफ आपके शिष्यों के नाम दे देते हैं, जिससे आप पहचाने कि कौन से गुरु के कौन से शिष्य हैं। ऐसे प्रश्न भी आपके आते हैं यूजीसी नेट DSSB में। सुहासिनी कोरेटकर आपके भिंडी बाजार घराने की कलाकारा हैं। भिंडी बाजार घराने की आपकी कलाकारा है सुहासिनी कोरेटकर। त्रयंबकर करके एक कलाकार हैं, उनके ये गुरु रहे हैं त्रयंबकर जी। शोभा गोटू जो है ये आपकी, इनका भानुमति शिरोडकर, बचपन का नाम है भानुमति शिरोडकर। मेनकाबाई शिरोडकर की ये पुत्री हैं। प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं से ली। बाद में इन्होंने अलाउद्दीन खां साहब के जो बेटे हैं बुर्जी खां से शिक्षा ली। इनकी जो माता है मेनकाबाई शिरोडकर, वो एक बहुत ही अच्छी नर्तक थी और अलाउद्दीन खां साहब की शिष्या थी। और बाद में इन्होंने कई उनके भतीजे और फिर उनके भाई, इस प्रकार से कई लोगों से इन्होंने शिक्षा ली। नत्तन खां शायद उनके भतीजे का नाम है, तो उनसे भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। और ये ठुमरी की बहुत बड़ी कलाकारा बनी। मेन इनको शिक्षा मिली घम्मन खां से। ठुमरी की शिक्षा मेन जो इन्होंने हासिल करी है उपशास्त्रीय संगीत में, वो इन्होंने घम्मन खां से हासिल करी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे कूट हमने देखा कि नहीं देखा। 3, 4, 1, 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। सारंगदेव का बताया हुआ जाति का लक्षण अंतर मार्ग किसके अंतर्गत आता है? अब देखिए सभी इनके जाति के लक्षण आपको सभी को पता होना चाहिए कि भरत जी ने 10 लक्षण बताए और सारंगदेव जी ने 3 अतिरिक्त लक्षण बताए, जिसमें आपका अंतर्मार्ग, ये अंतर्मार्ग और संन्यास और विन्यास, ये 3 आपके अलग आपके भरत मुनि ने सारंगदेव जी ने बताए। अंतर्मार्ग आपके संबंधित है आविर्भाव तिरोभाव से। सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा आविर्भाव तिरोभाव। संन्यास क्या होता है और विन्यास क्या होता है? प्राचीन समय में जो जाति गान होता था उसका जो प्रथम खंड, गीत का प्रथम खंड जिस स्वर पर गीत का प्रथम खंड समाप्त होता है वो आपका कहलाता है संन्यास। और जिस स्वर पर गीत का मध्य भाग समाप्त होता है, मध्य भाग, उसको हम कहते हैं विन्यास। तो ऐसे 3 अतिरिक्त लक्षण आपके सारंगदेव जी ने बताए।
तो जाति के लक्षण जो आपके भरत मुनि ने 10 बताए, उसमें 3 जोड़ के टोटल 13 लक्षण आपके सारंगदेव जी ने बताए। फिर अल्पत्व बहुत्व आपके जाति के लक्षण भरत जी के जाति के लक्षण में आता है। अल्पत्व बहुत्व में क्या होता है, जिस स्वर का ज़्यादा प्रयोग होता है उसको बहुत्व में आएगा, और जिस स्वर का प्रयोग ना के बराबर यानी होता ही नहीं है वो आपके अल्पत्व में आएगा। अब यहाँ पे बहुत्व जो है और अल्पत्व क्या है, तो अल्पत्व जो है लंघन मूलक और अनअभ्यास मूलक है, और बहुत्व आपका है आलंघन मूलक और अभ्यास, आलंघन और अभ्यास। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे अल्पत्व है तो अल्पत्व में जब शुरुआत होगी तो उसमें आ नहीं आएगा शुरू में, और बहुत्व में जब शुरुआत होगी तो उसमें आ आएगा। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट ही आप याद रखें तो अच्छा है, क्योंकि प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वस्थान नियम कितने चरणों में पूरा होता है? तो स्वस्थान नियम 4 चरणों में पूरा होता है। स्वस्थान नियम में मैंने पिछली बार भी शायद इसका एक प्रश्न डाला था। तो स्थायी स्वर होता है, स्थायी स्वर के बाद द्वार्ध स्वर होता है, द्वार्ध स्वर के बाद आपका होता है अर्धस्थित स्वर, अर्धस्थित स्वर, और लास्ट आपका होता है द्विगुण स्वर। इसमें स्थायी स्वर जैसे कि सा है तो सा से आपका चौथा स्वर जो होगा वो होगा द्वार्ध स्वर, जैसे कि माँ, चौथा स्वर माँ हो जाएगा। उसके बाद आपका जो 8वां स्वर होता है यानी कि तार सा, वो आपका होता है द्विगुण स्वर, 8वां स्वर, और इन दोनों के बीच का स्वर कहलाता है अर्धस्थित स्वर। वो क्या कहलाता है आपका अर्धस्थित स्वर, जो कि हो जाएगा धा आपका। तो ऐसे आपको सारे याद रखना है कि ये आपके स्वस्थान नियम में जो स्वर प्रयोग होते हैं वो इस प्रकार से आपके होते हैं। अब 4 चरण कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले चरण के स्वस्थान नियम में क्या होता है, स्थायी स्वर से नीचे नीचे आलाप होता है। सबसे पहले आपको स्वस्थान नियम पता है कि प्राचीन समय में जो आलाप का नियम होता था उसको स्वस्थान नियम कहते थे। इसके अनुसार ही आलाप किया जाता था। जैसे आज के समय में हम राग गाते हैं, उसके बाद हम राग बढ़त करते हैं, तो बारी बारी से हम स्वरों को लगा के आलाप करके और फिर उसके बाद हम ख्याल को ख़त्म करके मतलब पूरा गा के और उसके बाद ताने हम उसमें शुरू करते हैं स्थायी अंतरा गा के। इसी प्रकार प्राचीन समय में स्थायी स्वस्थान नियम होता था। तो इसमें स्थायी स्वर के पहले चरण की बात कर रहे हैं। तो स्थायी स्वर में तानपुरा चालू कर लूँ, 1 मिनट रुके, 1 सेकंड रुकेगा, बंद हो गया तानपुरा। तो इसमें आपके स्थायी स्वर के नीचे नीचे का जो आपका आलाप होता था वो आपका पहले चरण के अंतर्गत आएगा। दूसरे की बात करें हम, दूसरे वाले चरण की, तो दूसरे चरण में क्या होगा आपका, दूसरे चरण में ये होगा कि आपका स्थायी स्वर के बाद जो आपका स्वर है, कौन सा स्वर, द्वार्ध स्वर है, द्वार्ध स्वर। इसमें आपका क्या होगा, द्वार्ध स्वर जो है इससे नीचे नीचे जो गायन होगा, आलाप होगा, द्वार्ध स्वर तक भी जा सकते हैं। तो ये जो आलाप होगा वो दूसरे चरण में आएगा और बाद में आपको स्थायी स्वर पे ही न्यास करना है, स्थायी स्वर पे ही न्यास करना है। जैसे आपका म तक आपने आलाप किया, क्योंकि द्वार्ध स्वर म है अभी स्थायी स्वर के हिसाब से, तो म तक आलाप किया और वापस आपको स्थायी स्वर पे ही न्यास करना है, यानी कि स्थायी स्वर पे ही बार बार आपको दिखाना है उस पर। उसके बाद तीसरे चरण में आपके अर्धस्थित स्वर तक होता है और फिर स्थायी स्वर पे न्यास होता है, और चौथे चरण में आपको क्या होता है कि द्वार्ध स्वर तक आपका आलाप होता है और उसके ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि तार सप्तक तक भी जा सकते हैं। क्योंकि द्वार्ध स्वर तो सा है, तो क्या सा के ऊपर आलाप नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सा के ऊपर तार सप्तक में भी कर सकते हैं आलाप। और न्यास आपके हमेशा चारों चरणों में न्यास जो होता है वो आपके स्थायी स्वर पर होता है, मतलब आखिरी में ठहराव जो दिया जाता है वो स्थायी स्वर पे ही दिया जाता है। तो ये था आपका स्वस्थान नियम, 4 चरणों में कंप्लीट होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सितार की शब्दावली में आलाप को क्या कहते हैं, जोड़, झाला, क्रंतन या फिर घसीट।
तो सिंपल सा प्रश्न है। जोड़ कहते हैं, झाला आपके तान के उसमें प्रयोग होता है। क्रंतन जो होता है आपका शीघ्रता से, जैसे मैंने ग है, ग के ऊपर क्रंतन, हमने क्रंतन इस स्वर पे कर रहे हैं यानी कि तार को छेड़ रहे हैं, तो गमा गमा इस प्रकार से तीव्र गति से इसको बजाएंगे। घसीट जो होगा यह आपका मींड के समान है। स्वर को बिगड़ तोड़े एक स्वर से दूसरे स्वर पे न्यास करना, ये जो आपका हो जाएगा मींड हो जाएगा। यानी जैसे एक तार पे, मतलब तार जो है सितार का, उस पर हम स्वर बजा रहे हैं तो उस पर एकदम से हमने दूसरे तार पे चले गए लेकिन बिना उसको तोड़े, तो वो आपका घसीट जैसे मींड हम गाते हैं गायन में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है? तबला, हारमोनियम, सारंगी या फिर वायलिन? तो देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात हो रही है तो तबले का होता है, हारमोनियम का होता है, सारंगी का होता है, लेकिन वायलिन का जो आपका संगत होती है वो आपके दक्षिणी संगीत में होती है। सिंपल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट प्रश्न है, रस निष्पत्ति में भट्ट लोल्लट का मत है। भट्ट लोल्लट, लोल्लट हो गया ये, इसको लोल्लट करिएगा। भट्ट लोल्लट का मत है तो कौन सा है? वो आपका उत्पत्तिवाद। मुक्तिवाद किसका है? भट्ट नायक का। नोट कर लीजिए सब कुछ। अनुकृतिवाद जो है आपका ये है शंकुक का, आचार्य शंकुक का। अभिव्यक्तिवाद है आपके अभिनव गुप्त का, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय विद्वानों के अनुसार सौंदर्य कितने प्रकार का है? अब ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको सौंदर्य पता होना चाहिए। तो सौंदर्य क्या होता है? कोई भी वस्तु या कला, कोई भी वस्तु या कला जो हमें भौतिक या फिर मानसिक रूप से हमारी इंद्रियों को आनंद दिलाती है, आनंद प्रदान करती है, वो क्या है? सौंदर्य। आनंद प्रदान करती है, वो आपका क्या कहलाता है? सौंदर्य आपका कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। और किसी कला के दर्शन या श्रवण से हमें आनंद मिलता है तो यह सुख का अनुभव सौंदर्य अनुभूति है। मतलब कि यह आपका सौंदर्य होता है जो मैंने आपको बताया, और फिर इसका जो हम आनंद ले रहे हैं वो आपकी सौंदर्य अनुभूति के अंतर्गत आएगा। भारतीय शास्त्रज्ञों के अनुसार सौंदर्य के 3 पक्ष हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकार पूछे हैं तो प्रकार आपके 2 हैं। वो कौन सा है? एक बाहरी है आपका और एक आपका है आंतरिक। भारी जो आपका प्रकार है यानी कि भार का प्रकार, उसमें क्या होता है? जिससे हमारी इंद्रियों को सुख मिलता है। जो भार का हमको सुख मिलता है, ऐसा जो हमारा प्रकार है वो आपका बाहरी में आएगा। और आंतरिक यानी कि आपका आंतरिक में होगा जिसका अनुभव अंतरात्मा से होता है, जिसका अनुभव अंतरात्मा से, जैसे कि संगीत आपका, ये अंतरात्मा तक हमको सुख पहुंचाता है ये, तो ये आपका बाहरी है। और इंद्रियों को सुख पहुंचाता है, जैसे हम कोई स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं तो वो हमको थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा, भले ही वो बाद में हमको तकलीफ़ करे। तो ऐसा आपका ये 2 प्रकार हैं। और भारतीय शास्त्रज्ञों के अनुसार सौंदर्य 3 पक्ष हैं सौंदर्य के, वो भी आप लिख लीजिए। कलाकार, कलाकृति और लास्ट है आपका कला रसिक। ये 3 पक्ष हैं आपके सौंदर्य के। अभी तक देखिए काफ़ी समय से सौंदर्य के ऊपर प्रश्न नहीं आया है और आपके ये सिलेबस में है, तो ये ज़रूर आ सकता है 100%। इसको ज़रूर अच्छे से करिए आप, ये मेरा आपको सुझाव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राग शाक्यः स्थायो, ये किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत रत्नाकर या फिर आपका संगीत मकरंद, नाट्यशास्त्र या फिर आपका बृहदेशी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संगीत रत्नाकर।
अब इसका अर्थ क्या है वो भी जान लेते हैं। इसका अर्थ है कि राग का मुख्य अव्यय जो होता है, राग का मुख्य अव्यय वो आपका होता है स्थाय। वो क्या होता है आपका? स्थाय होता है। अब स्थाय क्या होता है? मुख्य समूह को कहते हैं हम, छोटे छोटे जो समूह होते हैं स्वरों के उनको हम कहते हैं स्थाय। छोटे समूह, छोटे समूह को हम स्थाय कहते हैं। स्थाय आपके 5 प्रकार के होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। अब इनको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक होता है आपका प्रसिद्ध संकीर्ण स्थाय, एक आपका होता है प्रसिद्ध असंकीर्ण स्थाय, असंकीर्ण स्थाय। तीसरा आपका होता है अप्रसिद्ध संकीर्ण स्थाय, अप्रसिद्ध संकीर्ण स्थाय। चौथा आपका होता है अप्रसिद्ध असंकीर्ण स्थाय, अप्रसिद्ध असंकीर्ण स्थाय। और लास्ट आपका होता है मिश्र स्थाय, मिश्र स्थाय। चलिए अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में कि इनके प्रकार के बात कर लेते हैं। तो मिश्र स्थाय जो होता है वो आपका होता है 36 प्रकार का, 36 प्रकार का। फिर जितने भी असंकीर्ण वाले हैं, संकीर्ण वाले पहले देख लें। प्रसिद्ध संकीर्ण स्थाय और अप्रसिद्ध संकीर्ण स्थाय। प्रसिद्ध संकीर्ण, प्रसिद्ध संकीर्ण और अप्रसिद्ध संकीर्ण, ये दोनों ही आपके कितने प्रकार के हैं? 33 प्रकार के। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। 33 प्रकार के हैं प्रसिद्ध संकीर्ण और अप्रसिद्ध संकीर्ण। फिर आपका एक आता है प्रसिद्ध असंकीर्ण स्थाय, वो आपका है 10 प्रकार का। प्रसिद्ध असंकीर्ण स्थाय जो है आपका वो है 10 प्रकार का। और एक आपका है अप्रसिद्ध संकीर्ण स्थाय, तो वो आपका जो होगा अप्रसिद्ध असंकीर्ण स्थाय, असंकीर्ण, तो वो जो आपका होगा 20 प्रकार का। तो ऐसे सारा मैंने आपको स्थाय के बारे में बता दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, 8वीं शताब्दी में सौंदर्य शास्त्र के लिए एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये प्रश्न है। तो सबसे पहले सौंदर्य शास्त्र को जो डिफाइन करा है आपके, तो वो किसने किया है? तो वो आपके किया है बामगार्टन ने। और उसको एस्थेटिक्स इन्होंने कहा था। एस्थेटिक्स आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एस्थेटिक किस भाषा का शब्द है, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, गलती ना करिए। आगे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और इसमें डिफाइन करता हूँ। चलिए आगे और मैं आपको एक चीज़ बता, हीगल ने अपने ग्रंथ नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। द फिलोसॉफी ऑफ फाइन आर्ट्स में कहा है, द फिलोसॉफी ऑफ फाइन आर्ट्स, द फिलोसॉफी ऑफ फाइन आर्ट्स में कहा है सौंदर्य शास्त्र के बारे में। क्या कहा है वो नोट करिए। जिसके अंदर सौंदर्य का संपूर्ण क्षेत्र आता है। यह एक ऐसा विषय है जिसके अंदर सौंदर्य का संपूर्ण क्षेत्र आता है। सौंदर्य का संपूर्ण क्षेत्र आता है, ये आपके कहा है हीगल ने। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अरस्तु जो है इन्होंने आध्यात्मिक सिद्धांत बताया है इसका, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित करने वाला प्राचीन वेद कौन सा है। अब ये आपको यहाँ पे बताना है कि सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित करने वाला प्राचीन वेद कौन सा है। तो ये आपका है ऋग्वेद। इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित करने वाला इसके स्वरूप को समझना ही आपके सौंदर्य को समझना है। यह आपके ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राउफ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर बैठिए क्योंकि आज इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मैं आपको सारी दे रहा हूँ, तो आपको सब कुछ इसमें नोट करते चलना है। अब यह कहाँ का नृत्य और इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो ये नृत्य आपके जम्मू कश्मीर का इम्पोर्टेंट है। इस लोक नृत्य के बारे में लिखिए कि फसल कटाई हो जाने पर स्त्रियों द्वारा संपन्न ये किया जाता है। फसल कटाई हो जाने पर स्त्रियों द्वारा इसे संपन्न किया जाता है। स्त्रियों द्वारा संपन्न किया जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका मैं इसी में बताता हूँ थोड़ा सा आपको कि छत्तीसगढ़ का नृत्य आपका पंडवानी, प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है आपका पंडवानी, और ये आपका प्राचीन जो आपके महाभारत में जो पांडव थे, पांडव की कथा जो होती है महाभारत में, उसके ऊपर ये नृत्य आपका मतलब नृत्य किया जाता है। पूरी कथा को इसमें दर्शाने का प्रावधान है, तो ये आपको याद रखना है। इसके कलाकारों में तीजन बाई भी फेमस है। पंडवानी नृत्य के लिए तीजन बाई, कई बार इनका प्रश्न आ जाता है कि पंडवानी नृत्य में कौन सी कलाकारा फेमस है, तो तीजन बाई फेमस है, झाड़ू राम देवांगन फेमस है, और आपके रितु शर्मा झाड़ू राम देवांगन। तो ये आप नोट कर लीजिए इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट आपका मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। असम का जो नृत्य फेमस वो है आपका बिहू नृत्य। ये तानपुरा फिर बंद हो गया, इसको तानपुरे को वापस चालू करते हैं। इसमें वीडियो बनाते समय काफ़ी बार ये बंद हो जाता है बीच बीच में, इसको चालू कर देता हूँ मैं। चलिए, अच्छा, बिहू नृत्य जो होता है वो वर्ष में 3 बार इसका आयोजन होता है, ये आपको याद रखना है। वर्ष में कितनी बार आयोजन होता है इसका? 3 बार आपका आयोजन होता है। 3 टाइम्स इसका आयोजन होता है। एक बोहाग बिहू, माघ बिहू और वैशाख बिहू, ये 3 नाम से आयोजन होता है। इसमें इसका आयोजन नव वर्ष के स्वागत हेतु होता है, पहला जो होता है आपका, और दूसरा आपका होता है फसल पकने पर होता है, और तीसरा आपका वसंत उत्सव पर होता है। ऐसे तीनों आपको ये याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। चलिए, अब इसी में एक मेरे को आपको और बताना है, एक लास्ट लोक नृत्य, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वो आपका है बाउल नृत्य। पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य भी काफ़ी फेमस लोक नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, नृत्य के बारे में तो सबको पता होता है कि ये यहाँ का है, ये वहाँ का है, लेकिन कई बार इनसे डीप में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब ये किसके द्वारा किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये सहजिया संप्रदाय के, लिखिए, सहजिया संप्रदाय के धुमक्कड़ लोगों द्वारा किया जाता है। धुमक्कड़ लोगों द्वारा इसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
मृणालिनी साराभाई किस नृत्य की नृत्यांगना है, ये आपको इसमें बताना है नेक्स्ट प्रश्न में आपको। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये आपका। तो इसमें आपके ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर मोहिनीअट्टम। अब इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है आपका करेक्ट, वो है भरतनाट्यम। ऐसे आपसे किसी भी नृत्यांगना का नाम देके और पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की, मतलब किस नृत्य की नृत्यांगना है। भरतनाट्यम की और भी नृत्यांगनाओं के मैं नाम आपको लिखा देता हूँ, तो आप लिखते चलिए थोड़ा सा ताकि आपको याद रहे। एक सबसे फेमस है आपके यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति फेमस है। एक आपकी स्वप्न सुंदरी, आप सभी को पता है, हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी भी इसी नृत्य में पारंगत थी। हालांकि उनको मोहिनीअट्टम भी आता है, मोहिनीअट्टम की भी वो फेमस कलाकार हैं, भरतनाट्यम की भी हैं। बाकी लिखिए सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ये लिखिए। और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ जो जो याद आ रहे हैं मुझे। एक आपके लिखिए रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, ये आप लिख लीजिए। एक आप लिख लीजिए संयुक्ता पाणिग्रही, संयुक्ता पाणिग्रही और वैजंती माला, संयुक्ता पाणिग्रही और वैजंती माला, ये भी आप लिख लीजिए, वैजंती माला। यह आपके जयपुर घराने से है वैजंती माला। नेक्स्ट आप कथक में आपको थोड़ा सा कथक का भी बता देता हूँ। तो कथक लिख रही है कि कथक में कौन कौन से कलाकार आपके हुए हैं। तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, ये लिखिए आप, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बिंदादिन महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, ये सब आप नोट कर लीजिए। आगे कुचिपुड़ी आपका कहाँ का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आपका है आंध्र प्रदेश का। इसको भी आप नोट करिए, कुचिपुड़ी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी भी अच्छे से आता था। चलिए, और राजा रेड्डी, एक मुझे याद आया है, राजा रेड्डी, ये भी इसमें आपके फेमस है, राजा रेड्डी। मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम में सबसे फेमस आपके हैं हेमा मालिनी जी और सुकीर्ति अर्जित। सुकीर्ति अर्जित जो है आपके, ये भी आपके फेमस है मोहिनीअट्टम में। भरतनाट्यम के प्रारंभिक भाग को क्या कहते हैं, आलारिपू कहते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कई बार आपने पढ़ी होगी, तो ये तो आपको याद रखना ही है कि इसके भरतनाट्यम के प्रारंभिक भाग को आलारिपू कहते हैं। यह आपका नेशनल डांस है। और भारत के डाक टिकट पर भी इसका चित्रण किया गया है। भारत के डाक टिकट पर भी ये आपका विद्यमान है, आपका भरतनाट्यम। तो ये सब आपको याद रखना है। और मंदिर में देवदासियों द्वारा इसका, देवदासियों द्वारा ये किया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोली और कला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, गुजरात, बताइए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं हम, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कोली की बात करें तो यह आपका महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर सागर के किनारे रहने वाले मछुआरों द्वारा किया जाता है, मछुआरों द्वारा किया जाता है। यह आप नोट कर लीजिए एक तो इसके बारे में। और इस लोक नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। कोली के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। काला के बारे में नोट कर लीजिए, ये भी आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो ये आपके गोकुल अष्टमी के दिन किया जाता है, गोकुल अष्टमी के दिन। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मूरज और चेलिका किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं? तत्, घन, शुशिर या फिर अवनत? ये आपको इसमें बताना है, मूरज और चेलिका। तो देखिए, ये आपके रामायण कालीन वाद्य है, ये आपको याद रखना है। वाल्मीकि जी ने इनका वर्णन किया है, रामायण कालीन वाद्य है ये, और ये आपके आते हैं अवनत वाद्य के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गात्र वीणा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्यशास्त्र, नारदीय शिक्षा या फिर आपके संगीत रत्नाकर या फिर बृहदेशी? बताइए। तो गात्र वीणा का उल्लेख आपके मिलता है नारदी शिक्षा में, और इसके द्वारा आपका सामवेद का गायन किया जाता था। सामवेद का गायन, सामगान का जो आपका होता था, सामवेद का गान वो किया जाता था आपका इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रुद्र वीणा को और किस नाम से जाना जाता है? ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, नारद वीणा, सार वीणा, काधे की वीणा या फिर सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी। रुद्र वीणा से भी काफ़ी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये तीनों नाम से भी जाना जाता है रुद्र वीणा को। रुद्र वीणा दो प्रकार की होती है, परिवादिनी वीणा और आपके सरवरी वीणा। सरवरी वीणा, परिवादिनी 7 तार की होती है और सरवरी 6 तार की, और खुद रुद्र वीणा आपके 7 तार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक ग्रंथों में वर्णित बुकरा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है? तत्, घन, शुशिर या फिर अवनत? तो यह आपका शुशिर वाद्य है, और वैदिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए कि वैदिक कालीन वाद्य कौन सा है, तो बकुरा है, तो ये शुशिर वाद्य है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो शंख है, आज के समय का जो शंख मंदिरों में हम बजाते हैं, कई बार आपने पूजा पाठ में भी सुना होगा, तो ये शंख जो है वो इसका ही प्रतिरूप है, यानी कि इसके बाद जो बनाया गया वो आपका शंख बनाया गया इसके परिष्कृत रूप के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मसीद खानी गत के आविष्कारक मसीद खां किसके पुत्र हैं? नियामत खां, फिरोज खां, रजा खां या फिर अमीर खुसरो? तो आपके ये हैं फिरोज खां के पुत्र हैं। फिरोज खां अदारंग, इनके ये पुत्र हैं। अमीर खुसरो इनके पिता हैं। अमीर खुसरो वो वाले अमीर खुसरो नहीं, जो अमीर खुसरो एक दूसरे नाम से हैं, तो वो इनके पिता हैं। तो ये अदारंग और ये आपके सदारंग, इन्होंने आपके ख्याल को प्रचार प्रसार किया था। 1800 ख्यालों की इन्होंने रचना करी थी। अमीर खुसरो के बारे में आप सब जानते ही हैं, 12वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, और कई सारे इन्होंने रागों का आविष्कार करा, कई सारे तालों का, कई सारे वाद्यों का आविष्कार करा, तालों का आविष्कार करा, और आपके कई सारी शैलियों का भी आविष्कार करा। ख्याल, तराना, कव्वाली ये सब इनकी देन है। और वाद्यों में बात करें तो तबला, सितार ये सब इनकी देन है। रागों में बात करें तो आपके साजगिरी, सरपर्दा, यमन, पुरिया ये सब इन्हीं की देन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। संगीत राज ग्रंथ में कितने अध्याय हैं ये आपको बताना है। 4, 8, 5 या फिर 7? संगीत राज ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 4, 8, 5 या फिर 6? तो 5 अध्याय हैं इसमें टोटल, और रत्न कोश नाम से इसमें अध्याय मिलते हैं। ये ग्रंथ किसका है आपके? तो महाराणा कुंभा का ये ग्रंथ है आपका, महाराणा कुंभा का ग्रंथ है, और ठीक आपके संगीत रत्नाकर के 300 वर्ष बाद इसे लिखा गया है। 300 वर्ष बाद। इसका अगर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो वो है आपका एग्जैक्ट टाइम इसका जो है वो है 1480 ईस्वी में इसको लिखा गया है, यानी लगभग आप 15 ईस्वी मान सकते हैं, 1500 ईस्वी मान सकते हैं। इसमें 5 आपके अध्याय मिलते हैं रत्नकोश नाम से। पाठ्य रत्नकोश पहले अध्याय का नाम है, पाठ्य रत्नकोश। सेकंड अध्याय का नाम है गीत रत्नकोश, लिखिए।
तीसरे अध्याय का नाम है वाद्य रत्न कोश। चौथे अध्याय का नाम है नृत्य रत्न कोश। ये सब नोट कर लीजिए आप, आपको नोट्स भेजे हैं मैंने, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। नोट्स जो मैंने आपको सेंड किए हैं उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। नोट्स से भी आप पढ़ते रहिए, उसमें काफ़ी कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रह कितने होते हैं? 4, 3, 5 या फिर 6? बताइए। तो ग्रह कितने होते हैं आपके? ग्रह टोटल होते हैं आपके 4। सम, आगत, अनागत और आपका विषम। भरत मुनि ने आपके 3 ही ग्रह माने हैं, सारंग देव जी ने भी 3 ही माने हैं, और बाद में संगीत दर्पण में आपके 4 ग्रह माने हैं। इस प्रकार से 4 ग्रह आपके माने गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भरतनाट्यम में समान रूप से हाथ, पैर, मुंह और शरीर को हिलाने के कितने नियम हैं? ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो 64 नियम है। सिंपल सा प्रश्न है, बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद हलीम जफर ने किन रागों का आविष्कार किया है? चक्रधुन, मध्यमी, कल्पना या फिर सभी? तो इन्होंने ये सभी रागों का आविष्कार किया है। इसमें एक आप पॉइंट नोट कर लीजिए, खुसरो बानी। खुसरो बानी नाम का इसका भी आविष्कार आपके उस्ताद हलीम जफर ने किया है। अच्छा, इनकी जब ये बचपन में छोटे थे तो इनकी एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ। बचपन में जब ये छोटे थे तो गज़लें बड़ी अच्छी गाते थे। जब इनका मतलब संगीत के प्रति इनका रुझान गज़लों से देखा गया, जब इनका स्वर देखा गया कि ये काफ़ी अच्छी गज़लें गाते हैं, तो पता चला कि ये संगीत में अच्छा आगे बढ़ेंगे। तो आप एग्ज़ाम में कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न आ जाए कि बचपन में इनका रुझान किसकी तरफ था, तो सितार नहीं, आपको गज़ल लिखना है। ये आपको याद रखना है कि गज़ल उसका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी आपको पता ही है कि इनके गुरु का नाम है ज़फ़र खां, इनके पिता का नाम है ज़ाफ़र खां और वही इनके गुरु हैं। और इन्होंने ज़फ़रखानी गत का आविष्कार करा है। ज़फ़रखानी गत का आविष्कार इन्होंने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। और इनके बारे में एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ जो मुझे याद आ रही है। और इन्होंने कई सारे लेख लिखे थे, जिसमें इन्होंने खुसरो रानासी नामक पुस्तक में ये कई सारे इन्होंने लेख लिखे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खुशी मोहम्मद कौन थे? शहनाई वादक, बांसुरी वादक, हारमोनियम वादक या फिर वायलिन वादक? तो ये आपके थे हारमोनियम वादक। और ये आपके पन्नालाल घोष जी के ये आपके गुरु हैं। पन्नालाल घोष जी के गुरु हैं। एक नाटक कंपनी में इनसे मुलाकात हुई और फिर जब इनको इनका वादन पसंद आया तो इनसे सीखना इन्होंने प्रारंभ किया था। ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए किस कलाकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित दिया गया था? तानपुरा फिर बंद हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। तो ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और कब दिया गया था? तो यह आपके 1984 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि 1994 भी हो सकता है, एक बार इसको चेक करिएगा। मेरे को जहाँ तक इन दोनों सन में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भानुमती ताल में कितनी खाली है? 1, 4, 3, 0। तो भानुमती ताल में एक भी खाली नहीं है, 0 खाली है। 11 मात्रा का यह आपका ताल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डागुरवानी कौन सी गीति से संबंधित है? शुद्धा, भिन्ना, गोड़ी या फिर बेसरा?
तो शुद्धा गीति से आपकी गोबरहार वाणी संबंधित है, गोबरहार वाणी संबंधित है। नेक्स्ट आपका भिन्ना गीति से जो है आपके वो संबंधित है आपके डागोर वाणी। गोड़ी वाणी आपके नोहार, गोड़ी गीति सॉरी, ये सारी गीतियाँ हैं, शुद्धा भिन्ना गोड़ी बेसरा ये गीतियाँ हैं। तो शुद्धा गीति आपके डागोर वाणी से, भिन्ना गीति आपके शुद्धा गीति आपके गोबरहार वाणी से, और डागोर वाणी से आपके भिन्ना गीति, और गोड़ी गीति जो है वो आपके नोहार वाणी से, नोहार वाणी से, और बेसरा गीति जो है आपके ये आपके है खंडार वाणी से, खंडार वाणी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वेंकटमखी ने किसे डंडी नहीं माना है? ठा, आलाप, गीत या फिर ताल? ये भी बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार एग्जामों में आता है। तो ठा को डंडी माना है, आलाप को माना है, गीत को माना है, ताल को नहीं माना है। फिर इन्होंने किसको माना है? तो प्रबंध को डंडी इन्होंने माना है। ऐसे 4 इनके डंडी है, चतुर्दंडी इनका जो ग्रंथ है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेंकटमखी ने, ये प्रश्न मतलब 5 स्टार लगा लीजिए आप, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वेंकटमखी ने वीणा प्रकरण में वीणा कितने प्रकार की बताइए? तो ये आपके 3 प्रकार की वीणा इन्होंने बताई है वीणा प्रकरण में। जो इनका वीणा प्रकरण है उसमें इन्होंने 3 प्रकार की वीणा बताई है। एक प्रारंभिक वीणा, एक मध्य वीणा, और एक आपके रघुनाथेंद्र वीणा, रघुनाथेंद्र। ऐसे 3 प्रकार की वीणा इन्होंने बताई है। राग अड़ाना के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? ये आपको बताना है। रे, ग, ध या फिर न, नी। तो इसमें आपका ग आपका वर्जित है इस राग में। तो आरोह में आपका ग वर्जित है, इसमें आपका ग, ध ये आपका कोमल होता है, दोनों निषाद का इसमें प्रयोग होता है आपके, और ये आपका आसावरी थाट का ये राग है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, रात्रि के तृतीय प्रहर में इसे गाया बजाया जाता है, रात्रि के तृतीय प्रहर में। और आपके तारसा और प इसके वादी संवादी है, यह आपको याद रखना है। तो अड़ाना काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामों में। राग बहार का वादी स्वर है, तो म इसका वादी स्वर है। काफ़ी थाट का ये आपका राग है, मौसमी राग इसको कहते हैं। इसमें भी ग कोमल और दोनों निषाद का प्रयोग इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पेंटाटोनिक स्केल का कौन सा राग है? विभास, बागेश्री, बैरागी भैरव, 1 और 3 दोनों। तो पेंटाटोनिक स्केल क्या होती है? जिसमें 5 स्वर होते हैं। तो 5 स्वर वाला विभास है और बैरागी भैरव, तो 1 और 3 दोनों आपके पेंटाटोनिक स्केल के राग हैं। छंद मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? ये आपको बताना है। 1, 2, 3 या फिर 4। तो छंद मुख्यतः आपका 3 प्रकार का होता है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो लिखिए। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और अक्षर मुक्त आपका छंद। ऐसे आपका 3 प्रकार का यह आपका छंद मुख्यतः होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। मध्य लय आपके किस रस से संबंधित है? यह आपको बताना है। श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस या फिर करुण रस। तो मध्य लय आपके श्रृंगार रस से संबंधित है। मध्य लय आपके हास्य रस से भी संबंधित है, ऑप्शन में नहीं है। और द्रुत लय जो है आपके वो आपके वीर रस और भयानक रस से संबंधित है। और विलंबित लय जो है वो आपके करुण रस और आपके शांत रस से संबंधित है, विलंबित लय। तो लय से भी पूछ सकते हैं रस का संबंध। तो लय से भी आपको याद रखना है कि विलंबित लय से आपका करुण और शांत रस है। मध्य लय से आपका श्रृंगार और आपका एक और कौन सा बताया मैंने? हास्य रस। और आपका द्रुत लय से है वीर और भयानक रस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
सही जोड़ी जमाइए। अब देखिए वही प्रश्न आ गया है कि एक तरफ आपके गुरु दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपके शिष्यों के नाम दे रखे हैं। तो उस्ताद हलीम जफ़र के शिष्य आपके जुनैन खां, सुप्रसिद्ध शिष्यों में इनका नाम है हलीम जफ़र के जुनैन खां। ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्य हैं डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, और पंडित बालकृष्ण बुआ इसलिंजीकर के शिष्य विष्णु दिगंबर पलुस्कर, उनके सामने ही दे रखा है। अब्दुल करीम खां साहब की शिष्या और बेटी हैं हीराबाई बरोड़कर। तो यह आपका इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें कैसा बनेगा, 2 कूट क्या बनेगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये आपका कूट बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सिर्फ एक आपको बताने के लिए है कि इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, और हर बार मैं आपका ऐसा इसलिए देता हूँ। गोटू वाद्यम वाद्य यंत्र कहाँ का है, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो यह आपके तमिलनाडु का वाद्य है गोटू वाद्यम, तो यह आपको याद रखना है। और इसमें सारिकाएँ बिल्कुल नहीं होती है, सारिकाएँ बिल्कुल नहीं होती इस वाद्य में। 25 तार होते हैं इसमें टोटल, मुख्य और तात के सभी मिला के 25 तार इसमें होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ गए हैं हम। संचारी भावों की संख्या क्या है, 8, 2, 33 या फिर 3। तो संचारी भावों की संख्या है आपके 33, इनको व्याभाचारी भाव भी कहते हैं, व्याभाचारी भाव। स्थायी भावों की संख्या है आपकी 8, ये आपके स्थायी भाव हैं, तो ये आपको याद रखना है। 2 आपके जो हैं वो हैं आपके विभाव, विभाव आपके 2 हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन आपके 2 ये जो हैं ये आपके विभाव हैं। अनुभाव आपके भरत मुनि ने बताए हैं, सात्विक, लिखिए सात्विक, वाचिक और आंगिक। और बाद में एक और जोड़ दिया गया जिसका नाम है आहार्य, ये बाद में जोड़ा गया है। तो 3 आपके अनुभाव है। बसंत मुखारी किस थाट का राग है, भैरवी, तोड़ी, आसावरी या फिर पूर्वी। तो बसंत मुखारी आपका भैरवी थाट का राग है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बसंत मुखारी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। नेक्स्ट प्रश्न है, समय काल के अनुसार रागों को सुबह से शाम तक जमाएं, सोहनी, मारवा, नायकी कांगड़ा, भीम पलासी। अब ये भीम पलासी जो है यह सबसे पहले आएगा, दिन के तृतीय प्रहर में गाया जाता है, दिन के तृतीय प्रहर। यहाँ कूट मैंने नहीं दिया है, क्या इस प्रश्न में दिया है। तो सबसे पहले आएगा 4 भीम पलासी दिन के तृतीय प्रहर में। फिर दिन के चतुर्थ प्रहर में गाया जाता है मारवा, चतुर्थ, 4th क्वार्टर इंग्लिश में बोले तो ये आपका 4-2 हो गया। फिर आपका आएगा नायकी कांगड़ा रात्रि के द्वितीय प्रहर में, रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है आपका नायकी कांगड़ा, तो ये आपका 4-2-3। और उसके बाद सोहनी आपका रात्रि के अंतिम प्रहर में, यानी कि 4-2-3-1 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नायिका सर्पों से घिरी हुई कौन सी रागिनी के अंतर्गत आएगी, भैरवी, तोड़ी, आसावरी, ललित। अब ये जो आपका प्रश्न है ये आपका रागमाला से है, रागिनी चित्रण से है, रागमाला पेंटिंग जो होती है उससे ये आपका प्रश्न है, जिसको हिंदी में राग चित्रण या राग रागिनी चित्रण से। और ये आपके सिलेबस में है, DSSB का तो कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न DSSB में आए हैं पहले। तो DSSB वाले कैंडिडेट, UGC नेट वाले सभी के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आसावरी हो जाएगा। अब ये चित्र जो है इसको आप नेट पे देख सकते हो, और आपको नहीं मिले तो मेरे से आप बताइएगा, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये मेरे पास पड़े हैं चित्र। तो ये आपके रागिनी के चित्र हैं। इसमें एक ऐसी स्त्री यहाँ पे खड़ी रहती है, ये स्त्री है, और यहाँ पे सर पर ढेर सारे ऐसे बताए गए हैं सारे। तो ये आपका आसावरी का है। और एक नायिका के साथ में हिरन अगर खेल रहा है, हिरन, तो वो आपका तोड़ी का रागिनी का चित्रण है। भैरवी का रागिनी का चित्रण कैसा है, अगर एक नायिका शिवजी की पूजा कर रही है, शिवजी की पूजा कर रही है फोटो में, तो वो आपकी भैरवी रागिनी से संबंधित है।
और ललित रागिनी से संबंध ऐसा है कि राजा की सेवा करते हुए बताया गया है ललित रागिनी को। राजा की सेवा करते हुए, राजा बैठे हैं, ऐसे लेटे हैं राजा, और उनके पैरों के पास में आपके रागिनी बैठी है ललित। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचम सवारी ताल में पहले विभाग में कितनी मात्रा है? तो पंचम सवारी ताल आपका 15 मात्रा का ताल है। इसको छोटी सवारी भी कहते हैं, छोटी सवारी भी कहते हैं इस ताल को। और इसमें पहले विभाग में 3 मात्रा है, बाकी के जो 3 विभाग है उसमें आपके 4 मात्रा है। तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो 3 4 4 4 का विभाग है, तो 4 4 4 12, और फिर आगे का जो 3 मात्रा का विभाग है उसको जोड़ के आपके 15 मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और काफ़ी बढ़िया प्रश्न। रागचंद्र कोंस का दक्षिणी नाम क्या है? केतक प्रिया, कदारम, पुष्पलतिका या फिर केदार गोला। तो कदारम जो है इसका चंद्रकोंस का अभी तक कहीं भी आपको ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं मिला होगा। अगर आप प्रमाण मांगेंगे तो दे दूंगा मैं, कोई समस्या नहीं। वैसे आप बैच की क्लासेस ले रहे हैं तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपको ऑथेंटिक ही पढ़ाया है मैंने, जो भी पढ़ाया है। तो यह आपका कदारम चंद्रकोंस का नाम है, दक्षिणी नाम। केतक प्रिया जो है आपका ये चंपाकली, ये फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने कहीं पर भी यूट्यूब पे भी ये या फिर किसी भी जगह ये नहीं बताया है किसी भी बैच में। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है। एडवांस लेवल की क्लास का यही मतलब है कि कुछ आपको एडवांस पढ़ाया जाए, कुछ अलग पढ़ाया जाए जो अभी तक हमने नहीं पढ़ाया है। पुष्पलतिका जो है आपके ये वृंदावनी सारंग का दक्षिणी नाम है, वृंदावनी सारंग का। और केदार गोला जो है यह आपका देश राग का नाम है, देश राग का दक्षिणी नाम है केदार गोला। फिर केदार का क्या है? तो केदार का है आपका हमीर कल्याणी, हमीर कल्याणी ये केदार का नाम है, दक्षिणी नाम। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, केदार गोला देश का है, केदार का दक्षिणी नाम हमीर कल्याणी है। केदार गोला देश का दक्षिणी नाम है। और हमीर का अगर आपको बताऊं तो हमीर का है कल्याणी, हमीर का सिर्फ है कल्याणी, यमन का है मैच कल्याणी। तो सब कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद फैयाज खां के पिता का नाम क्या है? तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था, सफदर हुसैन उनके पिता और गुरु का नाम है। बाद में उन्होंने गुलाम अब्बास खां नाना से उनके शिक्षा ली, ये उनके नाना हैं। और अली बख्श आपके बड़े गुलाम अली खां साहब के पिता हैं, और काले खां उनके चाचा हैं जिनसे उन्होंने शिक्षा ली बड़े गुलाम अली खां साहब ने। पटियाला घराने के कलाकार हैं। अली बख्श, फ़तेह अली ये आपके पटियाला घराने के प्रवर्तक हैं। आलिया फत्तू के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रेमदास किसका उपनाम है? पंडित भातखंडे, लताफत हुसैन खां, शराफत हुसैन खां या फिर फैयाज खां। तो प्रेमदास आपका किसका उपनाम है? एक सेकंड थोड़ा पानी पी लूँ मैं, फिर आपका आगे बढ़ाते। तो प्रेमदास आपका नाम है लताफत हुसैन खां का। प्रेम रंग किसका नाम है? तो शराफत हुसैन खां का प्रेम रंग उपनाम है। भातखंडे जी को कई उपनामों से जाना जाता है। चतुर पंडित, मार्जीकर, हड रंग ये सब इनके उपनाम हैं। फैयाज खां का आप सभी को पता है प्रेम पिया। तो ऐसे आपको याद रखना है सारे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सही जोड़ी जमाइए, क्रिया कितनी है? ध्रुवागान के भेद, गायक के दोष, मार्गी ताल कितने हैं? ये आपको इसमें बताना है। चलिए, ध्रुवागान जो होता है ये आपके नाट्य के लिए होता है, नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन है। तो ये 5 भागों में इसका गान होता है, नाट्य के लिए गान किया जाता है। तो ध्रुवागान का तो ये सेकंड या फिर थर्ड, 5 यहाँ भी दे रखा है, तो ये आपका सेकंड या थर्ड आएगा। गायक के दोस्त 25 हो गए, मार्गी ताल भी 5 होते हैं। अब वो आंसर के हिसाब से हमको टिक करना है। और क्रियाएं कितनी होती है? 8 होती है। कोई सोचेगा क्रिया तो 2 होती है, तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। फिर उनके अगर हम टाइप देखें तो ऐसे आपके टोटल 8 आपकी क्रियाएँ होती है। कुल कितनी होती है कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो अगर आपके सामने ऑप्शन 2 नहीं हो तो आपको 8 ही लगाना है।
और अगर दो हो मुख्यतः, क्योंकि अधिकतर तो मुख्यतः ही पूछा जाता है, इतना डीप में नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको याद रखना है। तो ये आपके 8 हो गई, गायक के दोस्त 25 हो गए। अब यहाँ पे आप देखिए कौन सा आपका मैच कर रहा है, पहले का चौथा, तो ये दोनों में 4 है शुरू में। आगे आपका मार्गी ताल का आएगा, मार्गी ताल गायक के दोष आपका पहले नंबर का, यानी कि ये वाला आपका सही हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि इसका तीसरा और इसका आपका ये और दूसरा इसका मार्गी ताल ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1/8 मात्रा काल की गमक कौन सी है? तिरिप, स्फुरित, कंपित, लीन। तो ये मात्रा देकर पूछ लेते हैं कि गमक कितनी कौन सी है, ऐसा भी कई बार प्रश्न आए हैं। तो तिरिप होती है 1/8 मात्रा काल की, स्फुरित होती है 1/6 मात्रा काल की, कंपित 1/4 मात्रा काल की और लीन 1/2 मात्रा काल की, और आंदोलित आपके 1 मात्रा काल की होती है। एक आपका उल्लासित होती है, वो आपकी होती है 3/4 मात्रा काल की। ऐसा सारे मैंने आपको सारी गमक के मात्रा काल बता दिए हैं। लीन ठहराव से संबंधित है। तिरिप जो है उसको आपके हिल्लोल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राग विज्ञान के लेखक कौन है? पंडित नारायण राव व्यास, पंडित लालमणि मिश्र, पंडित विनायक राव पटवर्धन या फिर पंडित श्रीनिवास। तो पंडित श्रीनिवास का तो है राग तत्व विभोत। तो विनायक राव पटवर्धन की ये पुस्तक है फेमस, और शायद पिछले साल ही 2023 में इसमें प्रश्न आया है यूजीसी नेट में, और DSSB में भी इसका प्रश्न पूछा गया है। ये दोनों ही आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य, और पंडित लालमणि मिश्र की पुस्तक है भारतीय संगीत वाद्य यंत्र, भारतीय संगीत के वाद्य यंत्र। ये आपके लालमणि मिश्र जी की पुस्तक है। कई सारे वाद्य इनको बजाना आते थे, जिसको बोलेंगे कि बहुवाद्य के ये धनी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और 1924 में इनका जन्म हुआ था। मुख्य क्या बजाते थे ये आप बताइएगा मुझे व्हाट्सएप पे। आकार मात्रिक स्वर लिपि में खाली, इसको खाली लिखिएगा। खाली को कैसे बताते हैं? 1 0 प्लस या फिर ये, तो 0 से बताते हैं, जिस प्रकार भातखंडे स्वर लिपि में हमने पढ़ा है कि खाली को कैसे दर्शाते हैं 0 से, वैसे ही यहाँ पे भी दर्शाते हैं। प्लस जो है, प्लस से आपके दक्षिणी संगीत पद्धति यानी पलुस्कर संगीत पद्धति में प्लस से खाली को दर्शाया जाता है। ताल के लिए, सम के लिए 1 से दर्शाया जाता है। 1/2 मात्रा के लिए सा को इस प्रकार से लिखा जाता है। 1/4 मात्रा के लिए सा के नीचे ऐसी 2 डंडियाँ आ जाएगी आकार मात्रिक में। 1/6 मात्रा के लिए सा में ऐसी 3 डंडी आ जाएगी। ऐसा इसका चलन आपका चलता है। मंद्र सप्तक के लिए जैसे ये रे है, तो हमारे यहाँ भातखंडे संगीत पद्धति में ऐसे बिंदु लगाते हैं, लेकिन आकार मात्रिक स्वरलिपि यानी कि जो आपके रविंद्र संगीत में प्रयोग की जाती है उसमें ऐसे डंडे लगा के चलता है। ये रेगा म प धनी, ये आपका मंद्र सप्तक का चलन है। और तार सप्तक में आपके ऐसे जाता है, जैसे ये रे है, ये ग है, ये म है, ये प है, तो ऐसी आड़ी रेखा, ये ऐसी आड़ी रेखा आपके तार सप्तक में जाती है। ऐसा सिंबल आपके आकार मात्रिक में मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भातखंडे जी की क्रमिक पुस्तक मालिका कितने भागों में लिखी गई है? 8, 6, 4 या फिर 9? तो ये आपके 6 भागों में है। भातखंडे जी का जन्म 1860 बालकेश्वर बम्बई में हुआ है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 10 अगस्त। डेट भी आप याद रखिए, कोई भरोसा नहीं, एग्जामिनर का डेट से भी पूछ सकता है, महीना भी पूछ सकता है कौन से महीने में हुआ है। फिर इनके बारे में बात करें तो कई सारे इन्होंने विद्यालयों की स्थापना करी, जिसमें भातखंडे संगीत विद्यालय माधव संगीत विद्यालय के नाम से था पहले 1918 में, उसकी विद्यालय की स्थापना करी। 1926 में मेरिस म्यूज़िक कॉलेज की, और इन्होंने 4 सम्मेलन भी किए, 5 सम्मेलन, जिसमें पहला आपका बड़ौदा में किया, दूसरा आपका दिल्ली में किया,
और तीसरा आपका लखनऊ या फिर दिल्ली हो गया, तीसरा आपका मुंबई में किया और चौथा आपका लखनऊ में किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कटपयादी योजना में हिंदी के कितने वर्णों का प्रयोग करके मेल संख्या निकाली जाती है? अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कटपयादी योजना का आप मेरा वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे। आपने देखा कि नहीं वो ज़रूर देखिएगा जाके, एक बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड वीडियो है थ्योरी क्लास नंबर 1, जिसमें मैंने यूजीसी नेट की स्ट्रेटेजी बताई है, उसमें आपका ये पढ़ाया है और ये इस बार आएगा, ये मैं आपको डैम श्योरिटी से कह रहा हूँ। पिछली बार भी आया था क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इसके प्रश्न नहीं आए हैं, तो ये टॉपिक से प्रश्न आना ही है, आप इसको पढ़िए अच्छे से। 5 स्टार रेटिंग प्रश्न है ये, 5 स्टार रेटिंग क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो इसमें 33 वर्णों का, हिंदी के 33 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। कट अपया ऐसा करके यहाँ पे लिखा रहता है, कट अपया, और फिर यहाँ पे आप लिखिए क ख ग, इस प्रकार से ये पूरा जो चलता है। तो ऐसे आपके 33 वर्ण हिंदी के यूज़ किए जाते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, यानी कि मेल संख्या निकालने के लिए। तो ऐसे प्रश्न बनाते हैं स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में। कैसे लगे आपको प्रश्न, ये फीडबैक दीजिएगा। तो ये थे आपके आज के 50 प्रश्न। एडवांस लेवल की क्लास नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिए। जब खुशी होती है, जब एक कुछ अच्छा अचीवमेंट होता है। और बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको मैं कोर्स आपका एग्ज़ाम के पहले श्योरिटी से करवा दूंगा। वैसे तो मैंने आपका 10 तारीख के पहले ही कहा है, तो 10 तारीख के पहले ही मैं आपके 8 क्लासेस ले लूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले हमको एक लाइव इंटरेक्शन सेशन लेना है जो 1 to 1 होगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं इस कोर्स से, उनसे 1 to 1 में आपका लाइव इंटरेक्शन करूँगा, और उसमें आपका सब कुछ मैं आपसे पूछूँगा, जितना भी मतलब मैंने पढ़ाया है। और इसके अलावा भी कुछ अगर प्रश्न रह जाते हैं तो वो भी करेंगे, और आपकी क्या तैयारी है उसमें मुझे पता चलेगा, और आपकी खामियों को मैं दूर करूँगा। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास नंबर 2 कंप्लीट करी है। मैंने आपको सभी को लिखा था कि आपकी संडे को क्लास होगी, तो क्वेश्चन मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे बना रहा हूँ। तो कभी अगर समय लग जाए तो बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि क्लास तो हो ही नहीं रही है, लेट हो रहा है, तो ऐसा कुछ ना सोचे। क्लास आपकी ज़रूर होगी और जल्दी से जल्दी होगी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं कल ही आपकी 3rd क्लास ले लूँ। और 4th क्लास मैंने आपका, देखिए अभी MP टेट का जो कोर्स चल रहा है वो मैंने बंद कर दिया है। अभी हाल फिलहाल मैंने उनकी क्लासेस बंद कर दिए। उनको मैंने साफ कह दिया है कि पहले जो दूसरी क्लासेस हैं, दूसरे अदर एग्ज़ाम्स की, क्योंकि नज़दीक आ रही है तो उनको पहले करवाऊँगा, तो इसलिए उनकी क्लासेस मैंने बंद कर दी और आपकी मैं करवा रहा हूँ अब। तो आपकी नेक्स्ट क्लास मतलब संडे को, मेरा अभी तो संडे को लेने का है नेक्स्ट क्लास, मतलब ये कल लेने का है। और इसके बाद फिर हम ट्यूसडे को लेंगे क्लास, फिर उसके बाद हम लेंगे थर्सडे को, उसके बाद हम लेंगे सैटरडे को। तो इस प्रकार से ये आपकी संडे को 3री क्लास, 4थी क्लास, 5वीं, 6ठी, इस प्रकार से 6 क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और हो सकेगा तो संडे को लेके आपका 7 क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो 10 तारीख के पहले हो जाएगा आपका कोर्स, 100% हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। तो चलिए क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट आने वाले समय में NVS और इन सब के कैंडिडेट जो जुड़ेंगे, उनके लिए भी बहुत सारी शुभेच्छाएं कि आप इस कोर्स को अगर लेंगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा, लेने के बाद आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, यह आपको पता चल जाएगा क्लासेस देखने के बाद। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।